नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि भारत के जेनजी दुनिया के तमाम देशों के जेनजी के से ज्यादा खास और अलग क्यों है, और क्या अब दुनिया के तमाम जेनजी को भारत के जेनजी युवाओं से सीखने की जरूरत है। दिल्ली में हुए आंदोलन को कुछ लोग इसे सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन मार रहे हैं, लेकिन सच यह है कि भारत के जेनजी ने देश को शिक्षा सुधार का नया रास्ता दिखा दिया। 25 जुलाई को जब आंदोलन खत्म हुआ तब वहां रखे गए एक सजेशन बॉक्स में छात्रों ने 1800 से ज्यादा पर्चियां डाली। इनमें किसी ने नौकरी नहीं मांगी, किसी ने मंत्री बनने की इच्छा नहीं जताई। पर्चियों में क्या क्या लिखा था ये मैं आज अपने साथ लेकर आई हूं, और फिर आप समझेंगे कि आज हम ये क्यों कह रहे हैं। रटने वाला पढ़ाई खत्म हो, मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, प्राइमरी स्कूल्स में सबसे ज्यादा निवेश हो, सरकारी स्कूल इतने शानदार बने कि किसी गरीब को महंगी कोचिंग ना लेनी पड़े, ये बच्चे लिख कर गए हैं। इस बीच सरकार लोकसभा में परीक्षा सुधार को लेकर संशोधन बिल पेश कर दिया, जिसमें पेपर लीक या धांधली में शामिल लोगों और संस्थाओं की सजा और जुर्माना बेहद कड़ा करने का प्रावधान, साथ ही जांच और सुनवाई को लेकर भी समय सीमा तय की गई है। लेकिन सवाल वही, क्या सिर्फ कड़े कानून से पेपर लीक रुक जाएंगे? कानून डर पैदा कर सकता है, भरोसा सिर्फ मजबूत सिस्टम और इंप्लीमेंटेशन कर सकता है। शायद इसीलिए सरकार ने इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी की अगुवाई में एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ, पूर्व आईबी डायरेक्टर तपन डेका जैसे दिग्गज शामिल है। इनका मकसद है परीक्षाओं को पूरी तरह लीक प्रूफ बनाना। आज आपको यह भी बताएंगे कि संसद में धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे आखिर क्यों लगे। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम किसी खबर से नहीं बल्कि एक सवाल से करेंगे। एक ऐसा सवाल जो इस देश के करोड़ों घरों में पूछा जा रहा है। सवाल यह है कि पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर जेनजी युवाओं का जो आंदोलन हुआ, उससे देश को आखिर मिला क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें जवाबदेही तय हुई, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब सरकारें पेपर लीक को सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य पर हमला मानकर देखेंगी। कुछ लोगों को उम्मीद है कि अब शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधारों की शुरुआत होगी। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि कुछ नहीं बदलेगा। हर व्यक्ति इस आंदोलन को अपने अपने नजरिए से देख रहा है, लेकिन आज हम आपको नेताओं की नहीं, छात्रों की बात सुनाएंगे। उन युवाओं की बात सुनाएंगे जिन्होंने इस आंदोलन को सिर्फ विरोध नहीं बल्कि अपने भविष्य की लड़ाई माना। 25 जुलाई को जब आंदोलन समाप्त हुआ और लोग घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां एक सुझाव पेटी रखी गई। युवाओं से कहा गया कि भाई वो जाने से पहले सिर्फ एक बात लिख कर जाएं और ये बताएं कि वो भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि ये जो बच्चों की लिखी हुई बात है ना, वो क्या चाहते हैं, उनके मन की बात हम आपको बताएं। फिर जो हुआ वो किसी सरकारी समिति की बैठक का हिस्सा नहीं था, वो भारत के युवाओं के दिल की आवाज थी। छात्र लाइन में लग गए, किसी ने 2 लाइन लिखी, किसी ने पूरा पन्ना भर दिया। कुछ ही घंटों में दावा है कि 1800 से ज्यादा सुझाव इस पेटी में जमा हो गए। अब जरा सोचिए, इन पर्चियों में किसी ने मंत्री बनने की इच्छा थोड़ी जताई, किसी ने नौकरी की गुहार नहीं लगाई। ज्यादातर बच्चे सिर्फ एक चीज मांगते हुए दिखे, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सबके लिए बराबर हो। किसी ने लिखा परीक्षाओं में रटने वाले सवाल कम हो, जिंदगी से जुड़े सवाल ज्यादा हो। किसी ने कहा क्लासरूम में सिर्फ लेक्चर ना हो बल्कि चर्चा भी हो। ये मैं उनकी कुछ पर्चियां अपने साथ लेकर आई हूं, मैं भी दिखाऊंगी आपको। बच्चों को इतिहास, राजनीति, विज्ञान और समाज को समझने का मौका मिले, क्लास में चर्चा हो। एक छात्र ने लिखा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के मेंटल हेल्थ, उनकी मानसिक सेहत जो है, उसका भी ध्यान रखा जाए। किसी ने कहा कि देश के हर स्कूल की पढ़ाई का स्तर लगभग एक जैसा होना चाहिए, यानी शिक्षा में बराबरी की मांग बच्चे कर रहे थे। किसी ने यह मांग उठाई कि अर्थशास्त्र और रिसर्च जैसे विषयों में सीटें बढ़ाई जाए ताकि देश को बेहतर नीति निर्माता मिल सके। किसी ने लिखा बच्चे की असली नींव प्राइमरी स्कूल में पड़ती है, इसलिए सबसे ज्यादा निवेश वहीं होना चाहिए। ये बच्चों की हैंडराइटिंग में लिखे हुए उनके पर्चे हैं। किसी ने कहा बच्चों के पूरा भविष्य सिर्फ एक परीक्षा तय नहीं कर सकती, इसलिए करियर बनाने के कई रास्ते होने चाहिए।
इसी में एक और सुझाव यह था कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे बनाइए कि किसी गरीब परिवार को अपने बच्चे के लिए महंगी कोचिंग खरीदने की जरूरत, मजबूरी ना पड़े। यह भी सुझाव दिया गया कि सरकारी स्कूलों में भी एआई, टेक्नोलॉजी, खेल, आधुनिक शिक्षा उसी स्तर का मिले जैसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में मिलता है। और अगर भविष्य में फिर कभी पेपर लीक हो तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कानूनन अनिवार्य होना चाहिए, ये भी बच्चे कह रहे हैं। यानी इस्तीफा मांगने के लिए किसी आंदोलन की जरूरत ना पड़े। मैं अब आपको पढ़कर ये पढ़ाती हूं। सबसे पहले तो यही वाला है, जिस सरकारी स्कूल में आम आदमी का बच्चा पढ़ता है उसमें सरकारी अधिकारी या मंत्री विधायक के बच्चे पढ़े। ये देखिए, ये जो पहला वाला हम आपको दिखा रहे हैं सुझाव, ये देखिए, थोड़ा सा आपको इस पे सेटल करना पड़ेगा क्योंकि प्रिंट से हमने निकाला है तो बहुत साफ जो लिखावट है वो इस पे दिख नहीं रही है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि बच्चे क्या कह रहे हैं। तो बच्चे बाय एंड लार्ज जो ये वाला है उसमें यही मांग कर रहे हैं कि भाई किसी सरकारी स्कूल में आम आदमी का बच्चा पढ़ता है, वहीं पर जो सरकारी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके बच्चे पढ़े। अब ये वाला जो है समान शिक्षा का अधिकार मिले। देखिए, यही बात हमें सबसे ज्यादा हमारे दिल में उतरी क्योंकि ज्यादातर बच्चे शिक्षा में बराबरी की बात कर रहे थे। भाई सरकारी स्कूलों की भी तो ऐसी हालत हो कि वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों से कंपीट कर पाए वहां के बच्चे। अब देखिए, ये वाले में लिखा है समान शिक्षा का अधिकार मिले और शिक्षा कम पैसों में हो, अमीर हो या गरीब, सभी को शिक्षा का अधिकार मिले। इससे अच्छा संदेश क्या हो सकता है बच्चों की तरफ से? थोड़ी सी प्रिंटिंग में फेडेड है इसलिए आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे शायद स्क्रीन पर। अब ये वाला देखिए, ये कह रहा है फीडबैक फॉर एजुकेशन, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है एजुकेशन सिस्टम शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम प्राइमरी लेवल बिकॉज एलिमेंट्री स्टेज शेप द स्टूडेंट्स। तो ये अरुणाचल प्रदेश से एक बच्चे ने लिखा है कि एलिमेंट्री स्कूल से ही आप शिक्षा शुरू कीजिए और जो वैल्यूज है उनको मजबूत कीजिए। एक बच्चे ने वन नेशन वन एजुकेशन लिखा है। ये सारे जो हिंट है ना ज्यादातर बच्चों के, वो सब इस बात पर इशारा कर रहे हैं कि बच्चों को क्या चाहिए। बच्चों को चाहिए बराबरी, एक जैसा समान शिक्षा का अधिकार सारे बच्चों को मिले, सामान्य शिक्षा के अवसर मिले, सामान्य तरीके से उनको फीस वीस में जो ऊपर नीचे होता है उन सब पर उनका इशारा है। एक दो और पढ़कर सुनाती हूँ क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि भाई ये क्या किया, वहां आंदोलन किया, किए निकल गए इस्तीफा लेकर, लेकिन बच्चों ने अपनी बात भी कही है, सजेशंस दी है। फ्री एजुकेशन एंड इक्वल एजुकेशन टू एवरीवन, ये वाला भी वही संदेश है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है लेकिन उन्होंने लिखा है कि फ्री एंड इक्वल, वही जो अभी दिख रहा था स्क्रीन पर वही वाला है, तो वो मेरे साथ दिखा दीजिए। फ्री एजुकेशन एंड इक्वल एजुकेशन फॉर एवरीवन, पीपल ऑफ इंडिया नीड बेटर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा चाहिए, एंड नीड टू टीच सिविल साइंस एंड सिविक साइंस इन स्कूल। देखिए, सिविक सेंस इन स्कूल, माफ कीजिएगा, सिविक सेंस इन स्कूल, ये वाला तो हमने इससे पहले दिखाया, इसके बाद वाला दिखाई, वो बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि स्कूल में बेहतर शिक्षा चाहिए और सिविक सेंस भी, ताकि हम सब बेहतर तरीके से, हाँ ये वाला सिविक सेंस इन स्कूल, सो दैट वी कैन गो बेटर एंड गुड इन लाइफ, ये भी लिखा जा रहा है। तो ये सिविक सेंस की बात भी बच्चे कर रहे हैं। फीडबैक में एक लॉ आना चाहिए, अगर दोबारा पेपर लीक हुआ तो मिनिस्टर को रिजाइन करना ही होगा, उसके लिए उसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं होगा। एजुकेशन बजट शुड बी इंक्रीज, इट्स वेरी लो कंपेयर टू स्टूडेंट नंबर। वो ये भी कह रहे हैं कि एजुकेशन बजट जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है, जितने बच्चे अभी हैं उनसे बहुत कम है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे यहाँ पर भी ये वाला जो है वो यही कह रहे हैं कि आज हम सब साथ आए हैं, वी नीड रेडिकल रिफॉर्म्स, बहुत मूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है, और एक समान सोसाइटी के लिए रेजिग्नेशन होना जरूरी है, और जो स्पेंडिंग है, पब्लिक स्पेंडिंग है एजुकेशन पर, शिक्षा पर, उसको बहुत बहुत बढ़ाने की जरूरत है। तो ज्यादातर जो बच्चों की चिट्ठियां इतने सारे हैं, बहुत सारे 1800 उन्होंने दिए हैं, जितना मुमकिन हो पाया हमने लिया और पढ़कर आपको सुनाया, क्योंकि ज्यादातर बच्चे 3 बातें कह रहे हैं। उनका कहना है कि समान शिक्षा का अधिकार हो, बराबरी हो शिक्षा के क्षेत्र में। वो कह रहे हैं कि फीस कम हो और वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उनके लिए ये बातें मायने रखती हैं। और वो कह रहे हैं कि जवाबदेही तय हो, स्पेंडिंग जो खर्च है शिक्षा क्षेत्र का उसको बढ़ाना जरूरी है। यानी इस आंदोलन के खत्म होने से पहले बच्चों ने सुझाव दिए, वही सुझाव तो हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदल सकते हैं। इन सुझावों में ये बच्चे सिर्फ परीक्षा की बात नहीं कर रहे थे, ये बराबरी की बात कर रहे थे।
ये कह रहे थे कि देश में किसी बच्चे की मंजिल उसके पिता की जेब से तय नहीं होनी चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि भाई एक बच्चे के पिता तो फीस दे सकते हैं, जितनी भी ज्यादा फीस हो, लेकिन एक बच्चे के पिता नहीं दे सकते। तो क्या उन दोनों बच्चों के सपने अलग होंगे, उनकी मंजिल अलग होगी? उसके सपने का आकार उसके गांव, उसके शहर, उसके परिवार की आमदनी से तय नहीं होनी चाहिए। और गरीब का बच्चा भी शिक्षा के मैदान में पहली पंक्ति में खड़ा हो, यही असली लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं देता, लोकतंत्र बराबरी का मौका भी देता है। और अगर एक बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसके माता पिता महंगी फीस नहीं दे सकते, तो फिर संविधान का समान अवसर वाला वादा अधूरा रह जाता है। सोचिए, आजादी के बाद से अब तक हमारे देश में शिक्षा सुधार के लिए दर्जनों आयोग बने, सैकड़ों रिपोर्ट लिखी गई, हजारों सिफारिशें आई, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी रिपोर्ट किसी मंत्रालय में नहीं लिखी जाती, वो सड़क पर बैठे छात्रों की छोटी छोटी सी ऐसी पर्चियों के जरिए लिखी जाती है। और जंतर मंतर पर लगाई गई ये सुझाव पेटी शायद किसी सरकारी दस्तावेज का हिस्सा ना बने, लेकिन अगर केंद्र और राज्य सरकारें उसमें लिखी बातों को सचमुच पढ़ ले तो शायद आने वाले सालों में इस आंदोलन को सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए याद नहीं किया जाएगा, उन बड़े बदलावों के लिए याद किया जाएगा जो इन बच्चों ने मांग रखी है, बल्कि उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जब भारत के युवाओं ने सरकार से सिर्फ जवाब नहीं मांगा, उन्होंने भारत की शिक्षा का नया खाका लिख कर दे दिया। और जिस दिन इस देश में किसी गरीब मजदूर का बच्चा, किसी बड़े अधिकारी का बच्चा एक जैसी शिक्षा, एक जैसे अवसर, एक जैसे सम्मान के साथ अपने सपनों की दौड़ शुरू करेगा, उसी दिन हम सचमुच कह पाएंगे कि भारत में शिक्षा सुविधा नहीं, अधिकार है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की जरूरत है, इस विषय पर अपना कीमती फीडबैक जरूर देके जाएं। यहाँ हमारा फीडबैक बॉक्स रहता है, कृपया अपना फीडबैक दें। जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान आम लोगों की भागीदारी को बेहतर तौर पर समझने के लिए केवाईएस ने फीडबैक और सजेशन बूथ लगाया। जंतर मंतर और उसके आसपास की साइट से ही 15,000 से ऊपर लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। इस देश में एक बड़ा हिस्सा पेपर लीक यानी कि परीक्षा के बिकने से परेशान है। उन लोगों ने ये जाहिर किया कि इस देश में ना परीक्षा बिके ना शिक्षा बिके। दूसरा सजेशन हमारे सामने आता है कि किस तरह पिछले 10 सालों में 94,000 से ऊपर सरकारी स्कूल बंद किए जाते हैं। लोगों ने ये साझा किया कि उन 94,000 स्कूलों को दोबारा खोला जाना चाहिए दुरुस्त हालत में। तो हमें लगा कि आज जब देश में शिक्षा व्यवस्था को बदलने की इतनी बातें हो रही हैं, तब ये शिक्षा व्यवस्था बदली कैसे जाएगी, वो जंतर मंतर पर आए इन बच्चों से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो स्कूल्स में जाते हैं, फर्स्ट हैंड उनको वो अनुभव होता है। अब जरा ये समझिए, उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं ना इससे, क्योंकि वो स्कूल में जाते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। अब वो जो कह रहे हैं उसको फैक्टर इन करना बहुत जरूरी है। वहीं मोदी सरकार पेपर लीक के खिलाफ जो नया कानून लेकर आई है, वो पुराने कानून से कितना अलग है, कितना सख्त है, ये बताते हैं, ये समझना चाहिए। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी भी कानून की असली ताकत सिर्फ उसके नाम में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि अपराधी कितना डरता है, इंप्लीमेंटेशन कितना होता है, वो लागू कितना हो पाता है। अगर कानून ऐसा हो कि अपराधी को लगे कि कुछ साल बाद जमानत मिल जाएगी, मामला ठंडा पड़ जाएगा, तो कानून का डर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कानून ये संदेश दे कि अब बचना मुश्किल है, नामुमकिन है, तब कानून अपना असर दिखाता है। इसी सोच के साथ सरकार द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 लेकर आई है। ये कोई बिल्कुल नया कानून नहीं है। 2024 में पेपर लीक के खिलाफ बने कानून को संशोधित किया जा रहा है, ज्यादा सख्त रूप दिया जा रहा है, जिसमें सजा बढ़ाया जा रहा है, जुर्माना बढ़ाया जा रहा है, जांच को पहले से कहीं ज्यादा कड़ा बनाया जा रहा है, समय सीमा तय की जा रही है। सबसे पहले सजा की बात करते हैं। पहले अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक कराता था या परीक्षा में धांधली करता था, तो उसे कम से कम 3 साल, अधिकतम 5 साल की सजा होती थी, 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन अब सरकार ने कम से कम सजा बढ़ाकर 5 साल और अधिकतम सजा 10 साल कर दी है। यानी अब दोषी को पहले से कहीं ज्यादा लंबा समय जेल में बिताना पड़ेगा। सिर्फ जेल ही नहीं, जुर्माना भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 50 लाख कर दिया गया है। यानी अब पेपर लीक सिर्फ कानून तोड़ने का
अपराध नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक रूप से अपराधियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब बात उन कंपनियों की जो ये परीक्षाएं आयोजित करती है। पहले अगर कोई परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर पेपर लीक या धांधली में शामिल पाया जाता तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता था। परीक्षा कराने में सरकार का जो खर्च हुआ उसकी वसूली भी उसी कंपनी से की जा सकती थी और उस कंपनी पर 4 साल तक किसी भी परीक्षा के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था। लेकिन अब नए बिल के तहत ऐसी कंपनियों पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उन पर प्रतिबंध भी 4 साल से बढ़ाकर 8 साल हो जाएगा। यानी अगर कोई एजेंसी एक बार दोषी पाई गई, अगले 8 सालों तक किसी भी परीक्षा के आयोजन से बाहर हो सकती है। इसके अलावा अब जिम्मेदारी सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि उसके बड़ी अधिकारियों की भी होगी। अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर, सीईओ, वरिष्ठ प्रबंधन या कोई जिम्मेदार अधिकारी पेपर लीक में शामिल पाया जाता है तो पहले उसके लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना प्रावधान होगा। लेकिन अब नए बिल में कम से कम सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है और जुर्माना भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया है। यानी अब जिम्मेदारी सिर्फ परीक्षाएं कराने वाली कंपनियों की नहीं बल्कि निर्णय लेने वाले उनके अधिकारियों की भी होगी। अगर पूरा नेटवर्क मिलकर पेपर लीक कराएगा तो सजा भी वैसी ही होगी। अगर परीक्षा कराने वाली संस्था, उसके अधिकारी संगठित तरीके से पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करते हैं तो कम से कम 5 साल, अधिकतम 10 साल की सजा होगी। जुर्माना 1 करोड़ रुपए का लगाया जाएगा। लेकिन अब ऐसे मामलों में कम से कम 7 साल सजा होगी, न्यूनतम 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। ये देखिए, संस्था के अधिकारी संगठित तरीके से दोषी पाए जाए तो फिर देखिए क्या होगा। माफिया की मिली भगत का हिस्सा अगर मिला, साबित हुआ, कानून अब कहीं ज्यादा कठोर कार्रवाई करेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि इस बिल को सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सिर्फ सजा नहीं है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि समय सीमा तय की जा रही है। क्योंकि हमारे देश में अक्सर ज्यादातर लोगों की शिकायत यही होती है कि कानून तो बन जाते हैं लेकिन जांच और मुकदमा इतने लंबे चलते हैं कि लोगों का भरोसा खत्म हो जाता है। इसीलिए इस संशोधन बिल में जांच और ट्रायल समय सीमा तय दोनों की कर दी गई है। अब पेपर लीक के मामलों में एफआईआर दर्ज होने के 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। जांच पूरी होने के बाद 2 महीने के अंदर चार्जशीट अदालत में दाखिल करनी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर अदालत को मुकदमे का ट्रायल पूरा करना होगा। यानी कोशिश है कि पेपर लीक का मामला सालों तक अदालतों और पुलिस की फाइलों में धूल ना खाए बल्कि तय सीमा में उसका फैसला आए। कुल मिलाकर देखें तो इस बिल का संदेश साफ है। पेपर लीक अब सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी नहीं माना जाएगा बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाएगा। और सरकार का यह भी दावा है कि सजा बढ़ाने, जुर्माना कई गुना करने, कंपनीज और उनके अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने और जांच और ट्रायल की समय सीमा तय करने में पेपर लीक पर लगाम लगेगी। और इसी मकसद से आज प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। सरकार चाहती थी बिल पर विपक्ष के साथ चर्चा भी कराई जाए, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। जब तक प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ सरकार चर्चा नहीं कराती तब तक इस बिल पर बात नहीं होगी। और इसी हंगामे के कारण आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को 2 बार स्थगित किया गया। बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। देखिए, अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the जवाब दिया था। मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, हमेशा बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, हमेशा बाकी है। बीजेपी के दफ्तर में चलाने वाले कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर सदा
सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए। और उन्होंने जो लाठी capital city of the mother of democracy has been drenched with the blood of the innocent children of this country. Please take your seat. Never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The palace and Amit Shah is responsible. इस बिल के पेश होने के बाद बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या सिर्फ कानून सख्त करने से पेपर लीक रुक जाएगा या फिर इसके साथ पेपर लीक की पूरी व्यवस्था में बदलाव होने चाहिए, क्योंकि कानून डर पैदा कर सकता है लेकिन भरोसा तभी लौटेगा जब हर छात्र को यह विश्वास होगा कि उसकी मेहनत का फैसला किसी लीक हुए पेपर से नहीं, उसकी योग्यता से होगा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि रेप के मामलों में हमारी सरकारों ने कई कड़े कानून बनाए, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि कोई भी सख्त कानून आज तक रेप के मामले को रोकने कम करने में सफल नहीं हुआ। जब से कानून सख्त हुए तब से रेप जैसे गंभीर अपराध के मामले और ज्यादा बढ़े हैं। इसलिए आज हम यही कहेंगे कि पेपर लीक के मामलों में कानून के साथ पूरी व्यवस्था को रीसेट करना होगा और समाज में भी पेपर लीक के खिलाफ डर आना जरूरी है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि वो सिर्फ ये नहीं सोच रही है कि कानून को सख्त बनाने से पेपर लीक रुक जाएंगे। इसके लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स 4 बिंदुओं पर एक रोड मैप तैयार करेगी, जिनमें पहला है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यानी लीक प्रूफ परीक्षा के लिए आधुनिक समाधान खोजना। दूसरा, पेपर लीक के खिलाफ शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सुझाव देना। तीसरा है डिजिटल सुरक्षा, यानी परीक्षा देने वाले छात्रों के वेरिफिकेशन प्रोसेस को अपग्रेड करना। और चौथा बिंदु है परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को सुझाव देना। इस टास्क फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो नीट की परीक्षा को कंप्यूटर आधारित बनाने के लिए क्या सिफारिश देगी। ये इसलिए अहम है क्योंकि इसी साल देश के 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट की परीक्षा दी। ऐसे में इस परीक्षा को कराने के लिए इतने सारे कंप्यूटर्स कहां से आएंगे, इसके लिए एक पर्याप्त सेंटर कैसे बनेंगे, अन्य संशोधन भी कैसे जुटाए, जो संसाधन है वो कैसे जुटाए, सरकार के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है। और इस चुनौती का हल निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये टास्क फोर्स बनाई है। सुनिए। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। इस टास्क फोर्स का जिम्मा इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकनी को सौंपा गया है। वहीं नंदन नीलेकनी, जिन पर कांग्रेस की यूपीए सरकार ने भी काफी भरोसा दिखाया था, आज अगर भारत के हर नागरिक के पास आधार कार्ड है तो इसके मुख्य वास्तुकार नंदन नीलेकनी ही है। उस वक्त कांग्रेस नंदन नीलेकनी को राजनीति में भी लाना चाहती थी। उसने 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बेंगलुरु दक्षिण सीट से टिकट भी दिया था, लेकिन तब नंदन नीलेकनी बीजेपी के अनंत कुमार से 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। इसके बाद जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब भी यूपीए की तरह मौजूदा सरकार ने नंदन नीलेकनी पर काफी भरोसा दिखाया। डिजिटल लेन देन के लिए बनाए गए यूपीआई सिस्टम, ई-केवाईसी, ई-सिग्नेचर, डिजी लॉकर और फास्टैग बनाने में भी नंदन नीलेकनी ने अपना योगदान दिया। जनवरी 2023 में जब G20 की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टास्क फोर्स बनाई गई, तब नंदन नीलेकनी इसके को चेयरमैन बने। 2025 में सुप्रीम कोर्ट की एआई कमेटी में भी उन्हें शामिल किया गया और 2025 में ही वो इंडिया एनर्जी स्टैक टास्क फोर्स के मुख्य मेंटोर भी बने। यानी सरकार की कोशिश यही है कि वो नंदन नीलेकनी के अनुभव से पेपर लीक के खिलाफ एक ठोस, एक मजबूत सिस्टम बनाना चाहती है। और इसके लिए इस टास्क फोर्स में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी नेटवर्क को खत्म करने वाले आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, आईआईटी मद्रास के मौजूदा डायरेक्टर वी कामकोटी शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय की पूर्व सचिव अनीता करवाल,
पूर्व कोयला सचिव रहते हुए ऊर्जा संकट को टालने वाले अमृतलाल मीणा को भी इस टास्क फोर्स में जगह दी गई है और सरकार का कहना है कि वो पेपर लीक को लेकर गंभीर है। हालांकि यहां हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि सख्त कानून बनाने से या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से सिर्फ पेपर लीक नहीं रुकेगा, पेपर लीक रोकना जरूरी है। इसके लिए हमारे सिस्टम को दुरुस्त होना होगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आप इस खबर को अब देखिए। इस साल नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसमें गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को आज दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया। ये देखिए वहां पर क्या हुआ है। नाम है दिनेश बिवाल और दूसरे आरोपी का नाम है विकास बिवाल। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। आरोप है कि विकास बिवाल के पिता ने उसके लिए नीट का पेपर लीक कराया था और बाद में उसके भाई दिनेश बिवाल ने इस पेपर को आगे बेचने की कोशिश की और ये दोनों राजस्थान से इसी साल गिरफ्तार हुए और आज फास्ट ट्रैक में कोर्ट में इनकी जमानत पर सुनवाई होनी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मामले की जांच कर रही सीबीआई की तरफ से कोई वकील फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ और इसके कारण कोर्ट को सुनवाई की तारीख 3 अगस्त के लिए बढ़ानी पड़ी। ये ईमानदारी है। अब ये बात हम इसलिए पहले दिन से कह रहे हैं कि पेपर लीक मामलों में जल्द इंसाफ के लिए जांच एजेंसियों को अपना काम सही से करना हो। अगर सीबीआई का वकील ही पेश नहीं होगा तो फिर कैसे निपटारा होगा केस का। ज्यादा व्यवस्था नहीं बदली तो स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा और पेपर लीक के ये मामले सालों तक कोर्ट में ऐसे ही चलते रहेंगे। आरोपी बाहर जमानत पर घूमते रहेंगे। खैर, आज इन तस्वीरों को लेकर भी खूब विवाद हुआ है। अब ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस्तीफे के बाद जब पहली बार धर्मेंद्र प्रधान संसद भवन पहुंचे तब बीजेपी के सांसदों ने उनका स्वागत किया और इस दौरान संसद परिसर में खड़े होकर धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इनमें भी दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने धर्मेंद्र प्रधान को शॉल और मिथिला पाग पहनाकर सम्मानित किया और इसके बाद वो उन्हें संसद भवन के अंदर तक ले गए। देखिए। सर इस तरफ सर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स है? वो छात्रों के हित में है सर, कि अभी ये लोग नहीं वो कर रहे हैं। सर हाउस अभी भी नहीं चलने दे रहे सर, आपका इस्तीफा हो गया है तो। और इस वक्त एक खबर आ रही है, आपको बता दें, और वो खबर ये है कि फिलहाल विपक्ष के रुख में थोड़ी नरमी दिख रही है। अभी तक आपको पता है आज का दिन पूरी तरह से काम धुल गया क्योंकि अमित शाह के बयान पर विपक्ष अड़ा हुआ था, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चर्चा के बीच में अमित शाह के बयान होने पर भी वो राजी हैं कि एक बार चर्चा की शुरुआत हो जाए। उसके बाद पहले विपक्ष अमित शाह के बयान से शुरुआत चाहता था, वो चाहता था कि शुरू में ही उनका बयान हो, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि विपक्ष हो सकता है कि बिल पर चर्चा की शुरुआत कर दे और फिर अगर बीच में अमित शाह का बयान होता है तो वो उसको भी स्वीकार लेंगे, यानी विपक्ष के रुख में नरमी आ सकती है। देखिए, ये वो वक्त है जब पूरे देश के बच्चों की नजर अब देश की संसद पर है कि वहां से क्या कहा जाता है, उनके हित कैसे उठाए जाते हैं और मुझे लगता है इसी को देखकर ये नरमी आई है। अमित शाह के बयान पर विपक्ष के रुख में नरमी आई। तो हम आपको धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें दिखा रहे थे। इन तस्वीरों को लेकर विपक्ष बीजेपी पर सवाल उठा रहा है और ये पूछ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का संसद पहुंचने पर ऐसा स्वागत क्यों हुआ, उन्हें शॉल मिथिला पाग आखिर क्यों पहनाया गया। इस पर दरभंगा से बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने सफाई दी और ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई के पाठ्यक्रम में मैथिली भाषा को शामिल करने का फैसला लिया था। पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत दरभंगा के कई स्कूलों को शामिल कराया, दरभंगा को उसका एम्स जैसा अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान दिलाने में योगदान दिया, इसलिए उन्होंने ये सम्मान दिया है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का ऐसा सम्मान जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले जेनजी युवाओं और पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले युवाओं का अपमान है और इसे युवा कभी नहीं भूलेगा।
आज ही ये खबर भी आई कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने जब संसद में धर्मेंद्र प्रधान से कहा कि ऐसा होता रहता है, तो इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें ये जवाब दिया कि वो एक स्ट्रीट फाइटर है और एसी कमरों में बैठने वाले एक्टिविस्ट नहीं है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक सवाल ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होनी चाहिए। सवाल ये कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एडमिशन ऑफ गिल्ट था, यानी गलती स्वीकार करना था, या फिर ये देश में आंदोलन से बने दबाव को सामान्य करने के लिए लिया गया राजनीतिक फैसला। क्योंकि ये दोनों बातें काफी अलग है। अगर कोई मंत्री गलती स्वीकार करते हुए इस्तीफा देता है, उसका मतलब होता है उसने अपने विभाग में हुई चूक की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की, मान रहा है कि जो हुआ जवाबदेही थी और इसलिए उसने इस्तीफा दिया। लेकिन अगर ये इस्तीफा इसलिए है क्योंकि आंदोलन लगातार बड़ा हो रहा था, राजनीतिक तनाव बढ़ रहा था, सरकार नहीं चाहती थी ये मुद्दा और लंबा खींचे, तो इसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। हम वो पोस्ट भी लाए हैं धर्मेंद्र प्रधान का, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली, पेपर लीक को लेकर जब वो रिजाइन कर रहे थे, और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। और फिर वो अंत में अपना लिखने से पहले ये भी लिखते हैं कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना ले। तो अब यही सवाल है कि बच्चे करियर पर फोकस करें, इसलिए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। अब अगली खबर का रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, एक तरफ संसद में धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर सवाल उठे, तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन खत्म होने के बाद जो जश्न मनाया, उसके वीडियो को खूब वायरल हो रहा है वो, और बीजेपी का समर्थन करने वाले लोग इस जश्न को नैतिक रूप से गलत बता रहे हैं, इसे असली प्रदर्शनकारी युवाओं के साथ विश्वासघात बता रहे हैं। देखिए, खैर इस सब के बीच दिल्ली पुलिस ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे वीडियोस और पोस्ट हटाने के लिए कहा है जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए आंदोलन के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। ऐसे वीडियोस और पोस्ट पर हमारे समाज में बहस भी हो रही है और ये पूछा जा रहा है कि क्या आंदोलन में देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी रूप में कूल हो सकता है। ये ऐसा विषय है जिस पर सबकी राय अलग अलग है, लेकिन जिस बात पर काफी लोग सहमत दिख रहे हैं वो बात सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से जुड़ी है। एल्गोरिदम सोशल मीडिया का वो सिस्टम है जो ये तय करता है कि आपको कौन सा पोस्ट, कौन सा वीडियो, कौन सा रील सबसे पहले दिखेगी। मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम खोला, वहां करोड़ों वीडियो मौजूद है, लेकिन आपको सिर्फ कुछ ही रील्स दिखाई जाती है, तो ये फैसला कौन करता है? एल्गोरिदम। कैसे करता है वो भी देखिए। उदाहरण के लिए अगर आप बार बार क्रिकेट के वीडियोस देखते हैं तो सोशल मीडिया का ये एल्गोरिदम आपको क्रिकेट और क्रिकेट से जुड़ा कंटेंट दिखाएगा। इसी तरह आपने रील्स 10 सेकंड तक देखी है तो यही एल्गोरिदम इससे ये समझेगा कि ऐसे कंटेंट में आपकी ज्यादा दिलचस्पी है जो छोटे हैं। सबसे बड़ी बात, जिस तरह की पोस्ट पर आप प्रतिक्रिया देते हैं, उसे लाइक करते हैं, उसे शेयर करते हैं, वैसी पोस्ट आपको ज्यादा दिखाई जाती है। जैसे अगर आप रेसिपीज देखते हैं और या फिर किसी से शेयर करते हैं तो वो पोस्ट बार बार अलग अलग जो व्यंजन है उसके बनाने की विधि, रेसिपीज आपको बार बार आएंगी। इस आंदोलन में भी सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने एक बड़ी भूमिका निभाई। जो लोग प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे और आंदोलन के पक्ष में बनाए गए वीडियोस को ज्यादा देख रहे थे, उन्हें सोशल मीडिया पर ऐसे ही वीडियोस ज्यादा दिखाई दे रहे थे। जबकि जो लोग आंदोलन की आलोचना, आंदोलन का विरोध प्रदर्शन में हुई हिंसा, उपद्रव का कंटेंट ज्यादा देख रहे थे, उन्हें वैसे वीडियो सोशल मीडिया पर खूब दिखे। यानी लोगों को लगा कि वो आंदोलन के पक्ष में, आंदोलन के विरोध में अपनी राय बना रहे हैं, लेकिन हकीकत में सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा था। और ये दोनों पक्ष आपको साथ ना दिखाकर वो कंटेंट आपको सबसे ज्यादा दिखा दिया जाता है जिसे आप देख रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ। इस एल्गोरिदम के खिलाफ दुनिया के कई देशों में आवाज उठ चुकी है और इसे लोगों की निष्पक्षता पर असर डालने वाला बताया गया है। लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर बार ये कहकर बच जाते हैं कि अगर लोगों को सभी तरह के वीडियोस देखने हैं तो वो अपने एल्गोरिदम को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बात कई लोगों को पता नहीं होती, इसके कारण ये एल्गोरिदम किसी भी मुद्दे पर आपकी सोच को प्रभावित करता है और इस मामले में भी ऐसा ही होने का आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को लेकर पिछले साल संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी जिसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे थे। तब इस कमेटी ने कहा था कि सोशल मीडिया कंपनीज का पूरा बिजनेस मॉडल एंगेजमेंट पर चलता है, यानी लोग जितना ज्यादा समय इन कंपनीज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिताएंगे उतने ज्यादा विज्ञापन दिखेंगे और इससे उनकी उतनी ज्यादा कमाई होगी। इसी बिजनेस मॉडल के कारण यह एल्गोरिदम अक्सर ऐसे कंटेंट को ऊपर ला सकता है जो ज्यादा उत्तेजना पैदा करे, गुस्सा, डर पैदा करे, आपको उससे पकड़ कर रखे, विवाद बढ़ाए
और लोगों को बार बार वही चीज देखने पर मजबूर करे। आपने भी देखा होगा, बीते दिनों आप लगातार कई घंटों तक शायद रील्स देखे जा रहे हैं और आपको एहसास भी नहीं। इसी में यह भी लिखा था कि इस एल्गोरिदम और फेक न्यूज से भी इसका गहरा संबंध है। एल्गोरिदम देखता है कि लोग किसी कंटेंट पर ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसीलिए कई बार सनसनीखेज या गलत जानकारी वाला कंटेंट भी तेजी से फैल जाता है। और दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस आंदोलन में भी ऐसा ही हुआ और इस एल्गोरिदम के कारण ऐसे 450 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान हुई जो डीप फेक AI वीडियोस के जरिए आंदोलन को लेकर झूठ फैला रहे थे और लोगों का ऐसा कंटेंट देखने के लिए वो मजबूर कर रहे थे। आज हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त तक एक्टिव रहते हैं तो अपना एल्गोरिदम भी समझे और किसी भी खबर की पुष्टि के लिए उसे 4 से 5 जगह पर जरूर देखें। और इसी बीच एक बार फिर एक बड़ी खबर आ रही है और इस बार बिहार से आ रही है और सवाल यही है कि जो आज दिन भर ये खबर आई कि छात्रों पर FIR दर्ज हो रही है वो सभी वापस ली जाएंगी। बिहार में छात्रों के खिलाफ जो FIR है बिहार में दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे। 26 जुलाई शाम 6 बजे तक की FIR वापस ली जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आज देखिए बिहार में AK-47 से फायरिंग का जो वीडियो आया उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, फिर एक्शन भी हुआ उस SIT मेंबर के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में कई छात्रों के खिलाफ FIR की बात आ रही थी और अब इसी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें FIR वापस ली जाएगी। सभी FIR जो 26 जुलाई को शाम 6 बजे तक दर्ज की गई हैं वो सभी की सभी वापस होंगी। खैर, इस पूरे आंदोलन की एक और तस्वीर भी है जिस पर शायद उतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में इस आंदोलन को अलग नजर से देखा जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत के जेनजी युवाओं ने एक असली मुद्दा उठाया, आखिर तक उस मुद्दे पर डटे रहे। उनकी मांग ना सरकार बदलने की थी, ना व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की थी, न सिर्फ राजनीतिक दल के पक्ष में या विपक्ष में खड़े होने की थी। उनकी मांग साफ थी, पेपर लीक पर जवाबदेही तय हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई हो। यानी हमारे जेनजी युवाओं का आंदोलन देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए था और जब सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार किया, नए सुधारों की घोषणा की, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया तो आंदोलन भी समाप्त कर दिया और सारे बच्चे वापस चले गए। यही भारत का अनुभव दुनिया के कई दूसरे देशों से अलग दिखाई देता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों में जेनजी युवाओं ने बड़े बड़े आंदोलन किए। इन आंदोलनों की शुरुआत भी किसी वास्तविक समस्या या मुद्दे से हुई थी। कहीं बेरोजगारी का मुद्दा था, कहीं आरक्षण का, कहीं आर्थिक संकट का और कहीं भ्रष्टाचार का। लेकिन समय के साथ कई जगह आंदोलन अपने मूल मुद्दे से ही भटक गए, मूल मांगे पीछे छूट गई। राजनीतिक टकराव, हिंसा, आगजनी, सत्ता परिवर्तन, शासन परिवर्तन, वो बहस केंद्र में आ गई। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश में आंदोलन की शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर हुई थी, लेकिन जब सरकार ने इस मुद्दे पर कदम उठाए आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई, हिंसा बढ़ी, अंततः राजनीतिक संकट इतना गहरा हो गया कि सत्ता परिवर्तन की नौबत आ गई। इसी तरह नेपाल, श्रीलंका, पेरू जैसे देशों में भी कई छात्रों और युवा आंदोलन बाद में व्यापक राजनीतिक संघर्ष में बदल गए। इन देशों की परिस्थितियां, राजनीति और घटनाक्रम एक दूसरे से अलग थे, लेकिन एक समान बात यह रही कि कई मामलों में शुरुआती मुद्दे पीछे छूट गए, पूरा आंदोलन ही किसी दूसरी दिशा में चला गया। भारत में भी इस आंदोलन के दौरान कई तरह की आवाजें सुनाई दी, कई समूह जुड़े, कई विचार सामने आए, कुछ विवाद हुए, लेकिन अगर पूरे आंदोलन को देखें तो उसका केंद्रीय मुद्दा आखिर तक वही रहा, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा। और यही वजह है कि लाखों लोगों ने इस आंदोलन को सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि मुद्दे पर टिके रहने वाले आंदोलन के रूप में देखा। जरा सोचिए, कुछ महीने पहले तक पेपर लीक की खबरें आती थी, 2-4 दिन बहस होती थी, फिर पूरे देश में दूसरे मुद्दे आ जाते थे और आगे बढ़ जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार छात्रों ने इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ा जब तक पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर बहस शुरू नहीं हो गई। आज हर घर में एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हमारी शिक्षा जो परीक्षा है वो व्यवस्था सुरक्षित है, सिक्योर है? क्या मेहनत करने वाले छात्र को न्याय मिलेगा? क्या शिक्षा व्यवस्था में सचमुच बदलाव होगा? जिस विषय पर कभी सीमित चर्चा होती थी वो आज देश में राष्ट्रीय बहस बन चुका है और यही
किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता होती है, जब वो सिर्फ नारे नहीं बदलता बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकताएं बदल देता है, एक देश की प्रायोरिटीज। आज भी दुनिया के 65 से ज्यादा देशों में जो 110 विरोध प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे हैं, वो देश भारत के जेनजी युवाओं से प्रेरणा ले सकते हैं। और यहां पाकिस्तान के जेनजी युवाओं को भी सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि ना तो भारत के युवाओं की तरह उनके देश में आंदोलन हो सकता है और ना ही भारत की सरकार की तरह वहां ऐसी संवेदनशीलता दिख सकती है। सुनिए। और अब आपको बताएंगे कि सीजेपी के आंदोलन के बाद क्या एक और आंदोलन की तैयारी हो रही है। पेट्रोल पंप्स पर E20 यानी 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर देश में बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी का नाम तेजी से उछल रहा है, जो वाहनों के लिए 100% एथेनॉल फ्री यानी प्योर पेट्रोल का विकल्प मांग रही है। इस नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया गया है, जिस पर हजारों लोग जुड़ रहे हैं। इस अकाउंट के जरिए मांग की जा रही है कि सरकार लोगों पर E20 फ्यूल ना थोपे, पेट्रोल पंप्स पर 100% शुद्ध पेट्रोल चुनने का विकल्प भी दिया जाए। इस मांग को लेकर सोशल मीडिया पर माहौल तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे कैंपेन के पीछे चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बनाई अकाउंट सवालों में आ रहा है। बैकग्राउंड डिटेल्स के मुताबिक यह अकाउंट भारत में नहीं बल्कि विदेश में बना है। इतना ही नहीं, फर्जीवाड़े और पहचान छिपाने के शक में इसका नाम अब तक 3 बार बदला जा चुका है। अब आरोप लग रहे हैं कि देश के आम लोगों और गाड़ी मालिकों की जायज चिंताओं की आड़ में ये एक सिंडिकेट एजेंडा चला रहा है। सवाल ये भी है कि भारत की फ्यूल पॉलिसी पर जनता के गुस्से को भुनाने के लिए क्या वाकई किसी दूसरे देश से ये अकाउंट आखिर कौन चला रहा है। एक तरफ जहां आम वाहन चालक E20 फ्यूल गाड़ी के इंजन की सुरक्षा को लेकर नाराज है और कई लोगों में सवाल है, वो स्पष्टता चाहता है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस तरह का माहौल सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 एथेनॉल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार और डीपफेक वीडियोस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने गडकरी की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अंतरिम राहत की मांग पर जल्द सुनवाई करने का फैसला किया है। गडकरी ने कोर्ट से मांग की है कि भ्रामक वीडियो और पोस्ट को तुरंत हटाया जाए, भविष्य में ऐसे पोस्ट फैलाने पर रोक लगाई जाए, ऐसा कंटेंट बनाने फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मासूमों का खून बहाने के बाद शाहबाज और मुनीर चुनाव करवा रहे हैं। पाकिस्तान हर 5 साल में दुनिया को दिखाने के लिए POK में एक नकली चुनाव करवाता है और फिर यह जताने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। पाकिस्तान सरकार विरोधी आंदोलन के बीच शहबाज सरकार ने 27 जुलाई को चुनाव कराने का ऐलान किया था, लेकिन प्रदर्शनों को देखते हुए वोटिंग को 3 चरणों में करवाने का फैसला लिया गया। चुनाव का पहले चरण की जो वोटिंग है वो आज 27 जुलाई को हुई, आगे 2 अगस्त को होगी, फिर 10 अगस्त को वोटिंग होगी। POK की कुल 53 में से 45 सीटों पर चुनाव करवाए जाते हैं, क्योंकि इनमें 8 सीटें आरक्षित होती हैं जो महिलाओं, उलेमा, बुद्धिजीवी, विदेशी कश्मीरियों के लिए होती है। चुनावी साल होने की वजह से सरकार विरोधी जो आंदोलन है वो कर रही जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अपनी मांगों की लिस्ट में एक राजनीतिक मांग भी जोड़ दी है। मांग ये थी कि POK की 12 शरणार्थी सीटों वाला हिस्सा पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी का यह मानना है कि पाकिस्तान दिखावे के लिए POK में चुनाव करवाता है, उसमें साजिश के तहत 45 में से 12 सीटों को शरणार्थियों के लिए बता देता है। पाकिस्तान सरकार शरणार्थी उन्हें कहती है जो भारतीय कश्मीर से पाकिस्तान आकर बसे हैं। पाकिस्तान इन 12 सीटों के जरिए ये झूठ फैलाता है कि भारतीय कश्मीर के लोग परेशान हैं और वो पाकिस्तान में शरण लेते हैं। पाकिस्तान की इसी साजिश को लेकर POK के लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार जिन्हें शरणार्थी कहती है वो POK में रहते ही नहीं, वो पाकिस्तान के दूसरे क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे में POK के असली मतदाताओं का हक मारा जाता है और इसका फायदा शहबाज और भुट्टो की पार्टियां उठाती आई हैं। शरणार्थी सीटों के जरिए पाकिस्तान सरकार और सेना POK के चुनाव में धांधली कराती है ताकि वो अपने मनपसंद उम्मीदवार को सीधे POK विधानसभा में फिट कर सके। इससे POK पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखने और प्रोपेगेंडा फैलाने में मदद मिलती है और यही वजह है कि POK में चुनावों की चर्चा होते ही पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ एक फिर से बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। आंदोलनकारियों का मानना है कि शहबाज सरकार POK के लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही और अब चुनावी साजिश के तहत उनका राजनीतिक हक भी छीना जा रहा है।
सच यही है कि पीओके पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है। उनके आंदोलनों को बंदूकों के दम पर दबाया जा रहा है, उस पर चुनावी चादर बिछाई जा रही है ताकि जुल्म के निशानों को छिपाया जा सके। साल 2023 से ही पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार और मुनीर की सेना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग बहुत साधारण रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, महंगाई जैसे मुद्दे पर सड़क पर उतरते रहे हैं। साल 2023 में आंदोलनकारियों द्वारा बनाई गई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार से मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का दबाव डाला था, लेकिन उनके आंदोलन को सेना के जरिए दबाया गया। साल 2026 में चुनाव से ऐन पहले यह आंदोलन एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है और इस बार इस आंदोलन को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने आम नागरिकों पर गोलियां तक चलाई। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जब पाकिस्तान सरकार को 9 जून से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी, तब पाकिस्तान सरकार ने उनकी मांग सुनने के बजाय संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध के बाद आंदोलनकारी भड़क गए। पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नारेबाजी शुरू हुई। लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग करने लगे। आंदोलन को बढ़ता देख पाकिस्तानी सेना ने वही किया जिसके लिए वो जानी जाती है, गोलियां चला दी। उसने मासूमों पर गोलियां चलाई 19 जून और उसके बाद हुई गोलीबारी में 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। 2023-24 में हुए आंदोलन की तुलना में इस साल जो आंदोलन हुआ वो ज्यादा हिंसक था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस बार पाकिस्तानी सेना को आंदोलनकारियों को मारने की खुली छूट थी। इसकी वजह यह थी कि इस साल पाकिस्तान सरकार को पीओके में दिखावटी चुनाव करवाने थे और इसके लिए आंदोलन हर कीमत पर खत्म करवाना था। हम आपको चुनाव के विरोध में हो रहे आंदोलन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पीओके में पाकिस्तान विरोधी आंधी किस तरह से बह रही है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और जमाना बदल गया है। ओपिनियन आजकल चाय की टपरी पर नहीं, ट्रेंडिंग हैशटैग देखकर बनते हैं। नमस्कार।